नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस विशेष एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं नायब के नए दरबार में कौन कौन मंत्री हो सकते हैं, या कह सकते हैं कि किस किस विधायक की लॉटरी लगने वाली है और किस तरह का यह मंत्रिमंडल होगा। इस सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अरुण कुमार और इस विशेष चर्चा में मेरे साथ मौजूद है खरी खरी न्यूज से कुलदीप पेशोरान जी। सर, मंत्रिमंडल की बात बाद में करेंगे, सबसे पहले वो बात करेंगे जो हमने पूरे चुनाव के दौरान कवरेज की या जो भी बातें कही, किसी को भी उन बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन वो 100% सटीक साबित हुई। देखिए अरुण, सिंपल सी बात है कि हम लोग खुली आंखों के साथ जो हम माहौल को देख रहे थे, समीकरणों को देख रहे थे, कैंडिडेटों को देख रहे थे और पार्टियों के प्रचार को देख रहे थे। तो जो चारों चीज़ मिलकर जो कहानी बता रही थी, जो तस्वीर पेश कर रही थी, वो हमने उसके हिसाब से ही अपने दर्शकों के सामने पूरा डाटा दिया, समीकरण दिए, हालात बताए और पार्टी की पोजीशन बताई। यही वजह रही कि हमारा जो आकलन था वो लगभग सही बैठा और बाकी लोगों ने जो लोकसभा चुनाव का जो परिणाम था उसके हिसाब से अपना माइंड बना के उसके हिसाब से उन्होंने प्रोडिक्शन की, उसके हिसाब से चुनाव परिणामों के बारे में उन्होंने भविष्यवाणियाँ की। लगता है आज पत्रकारिता भी ग्राउंड रियलिटी से कोसों दूर चली गई है, क्योंकि बहुत सारे आकलन ऐसे होते हैं कि एसी रूम में बैठ करके आप आकलन कर देते हैं, उसके बाद धरातल पे स्थिति का पता नहीं चल पाता है। चाहे हमने हुड्डा के बागियों की बात की हो, या फिर जाटलैंड में हुड्डा की सेंधमारी की बात की हो, या फिर सोनीपत जो लोकसभा में जिस तरह का एज उनको मिला था लोकसभा के बाद, लेकिन उसके बाद वो चीज़ें नहीं थी। वो ग्राउंड रियलिटी वो भापने में बिल्कुल नाकाम रहे और यही वजह रही शायद कि सभी का आकलन, बड़े से बड़ा पत्रकार, बड़े से बड़ा राजनीतिक पंडित, वो इस बार एग्जिट पोल से लेकर के अपने आकलन में गलत साबित हुआ। देखिए उन सिंपल सी बात है कि हमारे दोनों चैनलों ने पूरे हरियाणा जितनी कवरेज की है, जितनी जगह हम घूमे हैं, उतना कोई भी प्लेटफार्म नहीं घूमा और इसलिए हमारे पास जो आंकड़े थे वो कहीं ना कहीं जेन्युइन थे। हमने जो कैंडिडेटों का रिकॉर्ड देखा और उनके प्रेजेंट में उनकी हमने पॉपुलरिटी देखी, उसके हिसाब से हमने बीजेपी और कांग्रेस दोनों का बताया था कि कितने एमएलए कांग्रेस के हार रहे हैं और कितने बीजेपी के हार रहे हैं। अब बीजेपी ने तो जो है हालात को भांपते हुए अपने जो है 4 मंत्रियों की टिकटें भी काटी, इसके अलावा 16 टोटल उन्होंने अपने एमएलए की टिकट काटी, लेकिन कांग्रेस ने उस चीज़ को इग्नोर करने का काम किया और सीटिंग गेटिंग के जरिए 30 के 30 एमएलए टिकट दे दी। लेकिन हमने बताया था कि 50% हारेंगे, वही हुआ और जो 15 एमएलए कांग्रेस के चुनाव हार गए। यानी कि हमने जो एक्चुअल पोजीशन आईना दिखाया। अब आईना जिसने देख लिया उसकी सरकार बन गई और जिसने नहीं देखा, जो गलतफहमी के शिकार रहे, उनकी सरकार आती आती रहेगी। वैसे तो पत्रकारिता का मतलब यही होता है, हम हर बार आईना दिखाने की काम करते हैं, आवाज़ उठाने की बात करते हैं, लोगों की जन भावना किस तरह से चल रही है उसकी बात करते हैं, लेकिन नेता आजकल शायद अपने ही ऑरा में रहते हैं और वो महसूस ही नहीं कर पाते कि क्या ये लहर है। बिल्कुल सही बात है कि क्या है कि एक माहौल अलग चीज़ होती है, ग्राउंड रियलिटी अलग चीज़ होती है और पब्लिक का जो मूड है वो अलग चीज़ होती है। आप अगर लोकसभा चुनाव को और विधानसभा चुनाव को एक चश्मे से देखेंगे तो पक्की गलती होगी और कांग्रेस से यही गलती हुई। उन्होंने जो देखा कि भी मोदी के नाम पर भी जब बीजेपी 5 सीटों पर रह गई है, उनको लगा कि 10 साल के बीजेपी के हरियाणा की जो सरकार है उसके खिलाफ बेरोजगारी को मुद्दा बनाया, परिवार पहचान पत्र को मुद्दा बनाया, उसके बाद उन्होंने जो है फैमिली आईडी को मुद्दा बनाया, इसके साथ जो है महिला पहलवानों का मुद्दा बनाया, अग्निवीरों का मुद्दा बनाया। उनको लगा कि ये मुद्दे सारे मिलकर जो है ऑटोमेटिकली कांग्रेस को वोट दिलवाएंगे, लेकिन वो समझ नहीं पाए कि इसके बीच में बिना खर्ची बिना पर्ची का एक मुद्दा ऐसा था, इसके बारे में वो आइडिया लगा पाए। इसके अलावा जो जाट नॉन जाट का जो ध्रुवीकरण हुआ साइलेंटली ये सब के आकलन इसलिए गलत साबित हुए क्योंकि जो है मूवमेंट था वो जो है जाट वोटर तो खुलेआम बोल रहे थे भूपेंद्र हुड्डा, लेकिन जो नॉन जाट में साइलेंट मूवमेंट हुआ और भूपेंद्र हुड्डा ने जो जाट लैंड था, चाहे वो हिसार था, चाहे जींद था, चाहे सोनीपत था, उसमें भी मनमर्जी के प्रत्याशी थोपने का काम किया और यही वजह रही कि पूरी जाट बेल्ट के अंदर भूपेंद्र हुड्डा के समीकरण गड़बड़ाए, उनके प्रत्याशी हारे। पत्रकारों का इसमें सिर्फ इतना ही कहूँगा कि वो हवा के साथ बह गए। अगर वो एरिया में घूमकर देखते तो शायद जैसे हमने दिखाया वो देख सकते थे। अब सवाल ये है कि सरकार बन गई बीजेपी की, इतिहास रच दिया है, तीसरी बार सरकार बन गई है, तो अब देखना है कि जो मंत्रिमंडल में किसकी लॉटरी लगेगी। बिल्कुल, तो सबसे पहला नाम किसका रहा है? देखिए पहले हम आपके दर्शकों को बता दें कि सरकार के अंदर कुल मिलाकर 16 पोस्ट हैं। 16 पोस्ट में से एक पोस्ट नायब सैनिक की पहले से ही पक्की है, 15 और मुख्यमंत्री वही रहेंगे। उसके बाद बचे हैं 15 में क्या होगा कि उसमें से 2 पोस्ट हैं स्पीकर की, डिप्टी स्पीकर की, और 13 पोस्ट हैं मंत्रियों की। अब मोटे मोटे क्या है कि वैसे तो जो है 47 जो विधायक हैं सभी मंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन जो हमने जो आकलन निकाला है उसके हिसाब से हम आपको बताते हैं कौन कौन से ऐसे विधायक हैं
जो मंत्री बनने के करीब खड़े हैं। हमारा मानना है कि जो लिस्ट हम आपको बताएंगे उनमें से 90 से 95% जो है इन चेहरों में से ही जो है मंत्री बनेंगे। सबसे पहली बात तो है कि जो नायब सैनिक जो दूसरे जो मंत्री थे उनमें से 8 मंत्री चुनाव हार चुके हैं और 4 की जो 3 की छुट्टी हो गई थी और जो 2 मंत्री ऐसे हैं जो जीते हैं और इसलिए मूलचंद शर्मा और महिपाल ढांडा दोनों के दोबारा से मंत्री बनने के आसार हैं। मूलचंद शर्मा जो है वो बल्लभगढ़ से विधायक बने हैं और महिपाल ढांडा लगातार तीसरी बार पानीपत ग्रामीण से विधायक बने हैं। यानी 13 में से ये जो है 2 लोग तो ये पक्के 100% नजर आते हैं। अब इसमें भी हमें बांटना पड़ेगा कि भाई जो मंत्रिमंडल है उसमें 3 कैटेगरियाँ होंगी। पहली बात तो ये कि सरकार में कोशिश रहेगी कि 10 के 10 पार्लियामेंट के विधायकों को शामिल किया जाए, लेकिन इसमें बीजेपी के लिए एक दिक्कत है कि उसके पास रोहतक पार्लियामेंट से उनके पास जो है सिर्फ एक ही उनके पास जो विधायक कोसली का जो है अनिल यादव जो है तो उसको विधायक उसके मंत्री बनने की चांसेस बेहद कम है। तो मुझे लगता है कि वो पार्लियामेंट बचेगा, बाकी 9 पार्लियामेंटों के जो है इसके अंदर जो है विधायक शामिल होंगे। दूसरा फिर क्या होगा कि मैक्सिमम जिलों को शामिल किया जाए ताकि जो है भागीदारी पूरी हरियाणा की दिखे। लेकिन मुझे लगता है कि 22 जिले हैं तो उस हिसाब से मंत्री बनने हैं 13 और 2 डिप्टी स्पीकर मिलाएंगे, टोटल हो गए 15। तो सारे जिले कवर नहीं हो सकते, लेकिन मुझे लगता है कि पार्लियामेंट वाली कोशिश जरूर रहेगी। तो उस कंडीशन के हिसाब से आप देखिए कि जो जातिगत समीकरण है उसके हिसाब से मुझे लगता है कि जैसे 2 जाट मंत्री बनेंगे, 2 ही उसमें आपके जो है ब्राह्मण मंत्री बनेंगे, 2 ही पंजाबी मंत्री बनेंगे, इसके अलावा 2 आपके एससी मंत्री बनेंगे। तो 8 पोस्टें मुझे लगता है ये कास्ट वाइज जो है वो बनेंगी, फिक्स हो जाएगी। उसके बाद क्या कि आपको एक जो है आपको बीसी कैटेगरी से आपको एक मंत्री और लेना पड़ेगा, आपको राजपूत समुदाय से भी एक मंत्री लेना पड़ेगा, आपको एक गुज्जर समुदाय से भी लेना पड़ेगा और आपको एक रोड समुदाय से भी लेना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर ये संख्या जो है करेक्ट जो है 15 बैठती है। लेकिन सवाल इस बात का है कि अब जो है कुल मिला के जो है पंजाबी विधायक सबसे ज़्यादा बने हैं जाटों के बाद में जो है, लेकिन बीजेपी के अंदर जो है पंजाबी ज़्यादा, ओवरऑल जो है 28 जो है जाट विधायक बने हैं, लेकिन बीजेपी में सबसे ज़्यादा पंजाबी विधायक बने हैं। लेकिन उनमें से क्या है कि मंत्री 2 ही बनने हैं। 2 मंत्री में से जो है अब जो विज साहब हैं वो दावा कर रहे थे मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, लेकिन मुझे तो ये भी लगता है कि वो शायद मंत्री भी शायद ना बन पाए, क्योंकि हमने जब चुनाव प्रचार को देखा तो उसमें विज साहब जो है मुलाना की अमित शाह की रैली में नहीं गए थे। तो बीजेपी में ये चीज़ें काउंट जरूरी होती हैं। तो आपको याद होगा कि जब मंत्रिमंडल नया बन रहा था, नायब सैनिक को सीएम चुना गया था, तो मीटिंग बीच में छोड़ के भी सब बाहर आ गए थे, गाड़ी से भी उतर गए थे, गाड़ी से पैदल चले थे, लेकिन उनका नुकसान हुआ। डिप्टी सीएम बनना तो दूर की बात है, सीएम बनना दूर की बात है, वो मंत्री भी नहीं बना पाए। तो अब फिर वही हालात पैदा हो गए हैं। विज साहब कोशिश कर रहे हैं कि भाई डिप्टी सीएम बन जाऊँ, लेकिन मुझे लगता नहीं कि वो डिप्टी सीएम बना जाएगा। मुझे लगता है कि सरकार में टकराव को रोकने के लिए हो सकता है उनको घर बैठा दिया जाए, उनको मंत्री भी ना बनाया जाए। यानी पंजाबी कोटे में अगर 2 कोई मंत्री बनेंगे तो मुझे लगता है कि उसमें जो 2 नाम मुझे लगते हैं, एक तो जींद के विधायक कृष्ण मिड्डा और दूसरे हैं हंसी के विधायक विनोद भ्याणा। तीनों ही जो दोनों ही 3 बार के विधायक बन चुके हैं और बेल्ट के हिसाब से भी जो है मुझे लगता है कि ये 2 नाम हो सकते हैं। इनके अलावा क्या अगर चर्चा आ जाएगी या मुद्दा आ जाएगा करनाल का, करनाल में भी जो है खट्टर साहब की सीट थी, नायब सैनिक की सीट थी, तो वहाँ पर जगमोहन आनंद पंजाबी बिरादरी के हैं। तो अगर इन दोनों में से अगर किसी को एक का अगर पर्चा कट जाता है, ये कृष्ण मिड्ढा तो पक्का बनेंगे, तो विनोद भ्याणा का हो सकता है कि अगर जगमोहन आनंद को बनाया जाएगा तो विनोद भ्याणा का जो है उसमें से नाम कट जाए, क्योंकि खट्टर साहब भी चाहेंगे कि उनके जो सीट का आदमी है वो मंत्री एटलीस्ट बनाया जाए, एरिया का जो सीएम सिटी वाला हो रहा है वो बरकरार है ताकि कम से मंत्री तो बन जाए उसके हिसाब से। तो यानी कि पंजाबी कोटे से 3 चेहरे मैं दावेदार मानता हूँ। उसके बाद हमने जैसे बताया था कि मूलचंद शर्मा ब्राह्मण कोटे से एक पक्के हैं। दूसरे जो मंत्री बन सकते हैं मुझे लगता है वो अरविंद शर्मा बन सकते हैं। बिल्कुल, अरविंद शर्मा इसलिए बन सकते हैं कि अरविंद शर्मा इकलौते से जो ब्राह्मण नेता हैं। आप देखिए रोहतक पार्लियामेंट में उनका असर है, उनका सोनीपत पार्लियामेंट में उनका असर है, करनाल में उनका असर है। यानी 3 पार्लियामेंट के ऊपर जो है 27 सीटों के ऊपर जो है अरविंद शर्मा का ब्राह्मणों पे असर है। तो ब्राह्मण वोट बीजेपी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इनको मंत्री बनाकर बीजेपी जो है 3 पार्लियामेंट के जो है वो जो है ब्राह्मण वोटरों को सेट कर सकती है। मूलचंद शर्मा उधर से साउथ हरियाणा से हो गए, तो इस एक जरिए से साउथ और ईस्ट यानी कि साउथ और नॉर्थ का दोनों मिला के पूरा कंप्लीट पैकेज बीजेपी बना सकती है। जहाँ तक जो है अब आगे बात करते हैं जाट मंत्रियों की। 2 बनने हैं, पिछली बार तो 5 थे, लेकिन गठबंधन की सरकार थी, 3 बीजेपी के थे, 2 बीजेपी के, 1 इंडिपेंडेंट रणजीत चौटाला, 2 जेजेपी के। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं होगा। अब की बार
2 बनेंगे और मैक्सिमम 3 की लॉटरी भी लग सकती है, कुछ ऐसा चीज़ हुआ, लेकिन 2 हम बनेंगे, हम 2 की मांग के चलते हैं। महिपाल ढांडा कन्फर्म है। उसके बाद मुझे लगता है कि जो 2 में से या तो सुनील चौधरी बनेगी या सुनील सांगवान बनेंगे। दोनों भिवानी महेंद्रगढ़ पार्लियामेंट के हैं, दोनों के जिले अलग हैं, दोनों की खासियत अलग है। सुनील चौधरी है वो बंसीलाल की लेगेसी को फॉलो करते हुए उत्तराधिकारी हैं, इसलिए उनका दावा है महिला कोटे में भी फिट हो सकती हैं। दूसरे हैं सुनील सांगवान का जो है बैकग्राउंड एक अच्छे अफसर का है, उनके पिता पूर्व मंत्री रहे हैं। तो बीजेपी अगर एसेट्स के तौर पे जाएगी तो सुनील सांगवान की जो है संभावना ज़्यादा रहेगी, और फैमिली के हिसाब से जाएगी तो सुनील चौधरी की संभावना बन सकती है। यानी जो जाट जो दूसरा मंत्री बनेगा उसमें सुनील सांगवान और सुनील चौधरी 2 दावेदार हैं। अगली बात हम करते हैं कि भी जो एससी जो है वो 2 मंत्री कौन कौन बन सकते हैं। इनमें से मुझे लगता है कि कृष्ण बेदी 100% बनेंगे। उसके कारण एक है कि वो वाल्मीकि समाज के सबसे बड़े चेहरे हैं, दूसरा खट्टर साहब के खासम खास हैं, तीसरा बीजेपी से जुड़े हुए हैं, और चौथा वो पूर्व मंत्री भी हैं, यानी एक्सपीरियंस काउंट होता है। तो 100% कृष्ण बेदी बनेंगे। अब जो दूसरा जो बनेगा एससी कोटे से मंत्री, मुझे लगता है वो चमार बिरादरी से बनेगा, ताकि जो ए और बी वाला बैलेंस, तो उसमें मुझे लगता है कि जो उसमें एक तो नाम आता है कृष्णलाल पंवार का, पहले भी मंत्री रहे हैं राजस्व, लेकिन दिक्कत क्या है कि अगर वहाँ महिपाल ढांडा को पानीपत से मंत्री बना दिया जाता है तो इनको नहीं बनाया जाएगा, एक जिले से 2 मंत्री नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए फिर उनको विकल्प खोजना पड़ेगा। पिछली बार भी क्या था कि जो दूसरे जो मंत्री थे वो थे आपके जो है डॉक्टर बनवारी लाल बावल से, और इस बार भी वहाँ बीजेपी के विधायक बने हैं डॉक्टर कृष्ण कुमार, ये भी डॉक्टर ही हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं नहीं कृष्ण कुमार जो बावल के जो विधायक हैं, जो चॉइस मिलेगी राव इंद्रजीत को, वो अपने उन्हीं के कोटे से होगा। बनवारीलाल भी उनके कोटे से थे। मुझे लगता है कि जो अगली लॉटरी है इसी कोटे से वो लगती है कृष्ण कुमार की, लग सकती है करके जो है वो। जहाँ तक बात आती है राजपूत कोटे से, राजपूत भी बीजेपी के डेडिकेटेड वोटर है, तो वहाँ भी 2 दावेदार हैं। एक तो है श्याम सिंह राणा जो रादौर से विधायक बने हैं, और दूसरे हैं योगेंद्र राणा जो असम से बने हैं। देखिए अगर जगमोहन आनंद को खट्टर साहब ने मंत्री बनवा दिया तो फिर जो योगेंद्र राणा का जो है नाम कट जाएगा जो वो। श्याम सिंह राणा का इसलिए भी पलड़ा भारी है क्योंकि वो अम्बाड़ा पार्लियामेंट में पढ़ते हैं, और अम्बाड़ा पार्लियामेंट में अगर आप अनिल विज को मंत्री नहीं बनाते हैं तो आपको कम से कम एक तो बनाना पड़ेगा ना। बिल्कुल। तो उसको बनाने में मुझे लगता है कि श्याम सिंह राणा का इसलिए कहीं ना कहीं पलड़ा भारी है। वो मंत्री राजपूत कोटे से बन सकते हैं, वो अम्बाड़ा के कोटे से भी मंत्री बन सकते हैं। अगली बार आती है हरविंदर कल्याण की रोड बिरादरी से। रोड बिरादरी ने चुनाव में बीजेपी को फुल सपोर्ट किया है। हरविंदर कल्याण जो है गोंडा से लगातार 3 बार एमएलए बने हैं, तो उनको इस बार चाहे मंत्री बनाए, चाहे डिप्टी स्पीकर बनाए, और चाहे उनको स्पीकर बनाए, 3 में से एक पोस्ट इनको भी पक्की मिलेगी जो है। जहाँ तक बीसी कैटेगरी की बात है तो बीसी कैटेगरी में मुख्यमंत्री खुद सीएम बन गए हैं। तो एक और जो है BCA जो मूल बेसी है, वहाँ BCB भी है, यानी कि उसमें सैनी भी हैं, गुज्जर भी हैं, यादव भी हैं। तो मूल जो BC है उसमें से एक ही चेहरे सबसे बड़े आते हैं, वो आते हैं रणवीर गंगवा। रणवीर गंगवा डिप्टी स्पीकर थे, इस बार वो या तो स्पीकर बनेंगे और या मंत्री बनेंगे, यानी इनकी ताजपोशी भी पक्की है, प्रमोशन का भी पक्का है। आगे सबसे लास्ट में जो आ गया वो कोटा आ गया आपका जो है सेकंड लास्ट कोटा, वो आ गया है यादव कोटा, अहिरवाल का। तो अहिरवाल में पिछली बार वैसे तो 2 मंत्री थे, ओम प्रकाश यादव और डॉक्टर बनवारी लाल, लेकिन मुझे लगता है कि अब की बार वहाँ पे कोटा 3 का भी हो सकता है, क्योंकि अहिरवाल ही संजीवनी बीजेपी की संजीवनी को लेकर वहाँ पे क्या है कि आपको अगर आपने SC कोटा वहाँ से ले लिया तो भी राव नरवीर को मंत्री जरूर बनाना पड़ेगा, बड़े नेता हैं। फिर बीजेपी राव इंद्रजीत को बैलेंस रखने के लिए उनको मंत्री बना सकती है। इसके साथ साथ आरती राव को भी मंत्री बनाया जा सकता है। जो प्रेशर पॉलिटिक्स जो राव इंद्रजीत कर रहे हैं वो कर तो सीएम के लिए रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो जो प्रेशर है वो प्रेशर डिप्टी सीएम के लिए है वैसे तो, लेकिन अगर डिप्टी सीएम भी ना बनाए तो कम से कम एक मंत्री तो बना दिया जाए उनको जब वो। तो आरती राव भी उसमें मंत्री बन सकती हैं, और आरती राव का इसलिए भी हो जाएगा, एक तो वो जो है भिवानी महेंद्रगढ़ की एरिया से आती हैं, दूसरी वो जो है महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट से आती हैं, तीसरी राव इंद्रजीत की बेटी हैं, और चौथा महिला कोटा भी पूरा करती हैं। यानी अगर वहाँ पर सुनील सांगवान को मंत्री बनाया जाता है तो एक महिला मंत्री कौन बनेगी? बिल्कुल। तो उस कंडीशन पे आरती राव का नंबर उसमें लग सकता है। आखिरी जो कोटा बचता है वो कोटा बचता है गुज्जर कोटा। गुज्जरों में 4 अब की बार जो है विधायक बने हैं, तो उसमें ना तो मनमोहन बढ़ाना बढ़ सकते हैं, ना उसमें
जो अपने उसके NIT से बने हैं वो भी नहीं बन सकते। तो मुझे लगता है इसमें जो राजेश नागर हैं, टिगांव के MLA हैं, वो लगातार दूसरी बार विधायक बने हैं और वो बीजेपी के समर्पित भी हैं। तो मुझे लगता है कि उस कोटे में कहीं राजेश नागर उसमें फिट हो सकते हैं। जहाँ तक बात आती है वैश्य कोटे से, जो है वैश्य कोटा इंपॉर्टेंट है। पिछली बार 6 वैश्य बीजेपी से विधायक बने थे, अब की बार सिर्फ 2 बने हैं। घनश्याम सराफ चौथी बार बने हैं भिवानी से, हाँ, और विपुल गोयल बने हैं फरीदाबाद से। अब घनश्याम सराफ इसलिए नहीं बनेंगे कि वो पिछले उनको मंत्री बनाया गया था, परफॉर्मेंस उनकी डाउन रही थी, उनको बीच में ड्रॉप करना पड़ा था, इसलिए वो मंत्री नहीं बनेंगे। तो ऐसे में विपुल गोयल भी 100% मंत्री बनेंगे। ये हमने आपको नाम बता दिए हैं। हमने आपको नाम बताए हैं, 17 नाम हमने आपको बताए हैं, पोस्ट है 15, यानी कि जो 2-3 एक्स्ट्रा नाम है वो एक तो राजपूत बिरादरी में 2 में से एक आएगा, लेकिन उसमें हम मानते हैं कि श्याम सिंह राणा को मिलेगा। दूसरे जो 2 नाम एक्स्ट्रा आते हैं जाट कोटे से, उसमें सुनील सांगवान और श्रुति चौधरी का जो है वो नाम उसमें है। तो एक एक्स्ट्रा जो नाम इसमें से मुझे लगता है कि सुनील सांगवान का पलड़ा उसमें भारी लगता है। तीसरा जो आता है पंजाबी कोटे से आता है कि भाई या तो जगमोहन आनंद बनेंगे और या फिर जो है वो बनेंगे विनोद भ्याणा। यानी कि जो हमने आपको जो है टोटल मिला के 15 पोस्टों के लिए हमने आपको 17 नाम बताए हैं और मुझे लगता है इन 17 नामों में से ही 15 नाम सिलेक्ट होंगे। बिल्कुल, तो ये पूरी लिस्ट हमने आपको बताने का काम किया है। इस लिस्ट के बारे में आप क्या सोचते हैं ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लगातार पॉलिटिकल अपडेट्स के लिए आप